अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि पुरसुकून ज़िंदगी के लिए ना तवाज़ुन बरकरार रखना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी समझा जाता है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का कौल है कि दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठे रहो और ये देखो कि तुम्हारे दिल में कौन सी ख्वाहिश दाखिल हो रही है और कौन सा जज्बा उभर रहा है। जो ख्वाहिशात दुनिया फ़ानी से मुतल्लिक है ना, उन्हें दिल में ना आने दो, और जो जज्बा अल्लाह के लिए हो उसे दिल में बंद रहने दो। और मेरा ख्याल भी यही है कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ये एक बेहतरीन असूल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में इज़्तिराब और बेचैनी की बड़ी वजह हमारी अपनी ही ख्वाहिशात होती हैं। अगर हम उनको कंट्रोल कर लेना तो लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है हमें। और ये एक बड़ा कह ले कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि फ़ंडा। अगर हमें ये वाला फ़ंडा आ जाए ना कि हमने किस तरह अपने जज्बात पर, अपने जो सोचे हैं उन पर किस तरह हमने कंट्रोल करना है, वो जो गलबा तारी हो जाता है सोचों का हमारे ऊपर, उसको किस तरह हमने अपने काबू में लेकर आना है, तो हमारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से और पुरसुकून तरीके से गुजर सकती है और बेहतरीन गुजर सकती है। क्योंकि हम लोग डिफरेंट नहीं कर पा रहे होते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, हमारा दिमाग कुछ और कह रहा होता है और हम खुद इटसेल्फ कुछ और करना चाह रहे होते हैं। तो जब हम एक जैसा अलाइन हो जाएंगे ना, तो अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम चाहते क्या हैं एक्चुअली, हमारा इंटरेस्ट किसके अंदर है, हमारी ख्वाहिशात कौन सी हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं और कौन सी हैं जो बिला वजह हमारे ऊपर तारी हो जाती है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप इनको डिफ्रेंशिएट, इनको अलग अलग करना सीख जाएंगे ना, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी भी ना पुरसुकून हो जाएगी और खुशगवार हो जाएगी। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो ये छोटी छोटी टिप्स इसलिए मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आप लोगों को देती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग इसके ऊपर अमल ज़रूर करना शुरू कर दें अपनी ज़िंदगी में। तो इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो ना, ज़िंदगी कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए और इंसान की तख्लीक इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मुकम्मल सेहत के साथ साथ ना, ज़िंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है हमारे लिए। और तिब्बी साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है ना, वैसे वैसे एक जहनी और जिस्मानी बीमारियों और नकाइस का भी हमें पता चलता जा रहा है, जिनके शिकार अफराद को मुआशरे पर बोझ समझा जाता है। और दिमागी और जिस्मानी माजूरी के शिकार बच्चों को अक्सर मुआशरों में घर से बाहर नहीं निकाला जाता या उनको बाइसे ज़िल्लत समझा जाता है अपने लिए। ताहम ऐसे इंसान अहमक नहीं बल्कि महज मुख्तलिफ होते हैं और आम बीमारियों की तरह वो भी एक बीमारी का शिकार होते हैं जिसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार होते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 1000 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। और जेनेटिकली जो नुक्स होता है उसके बायस पैदा होने वाली इस ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम मंथ मनाया जा रहा है। तो डाउन सिंड्रोम बीमारी है क्या, इसकी अलामात क्या क्या हो सकती है, इससे बचाव कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फरवा मुनीर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उनसे बात करते हैं। फरवा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फरवा, डाउन सिंड्रोम के हवाले से यहाँ पर सिंड्रोम मंथ मनाया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर बात की जाएगी। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के हवाले से। मुझे बताइए, कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं अपने देखने वालों को, कुछ और आप इसके हवाले से एलेबोरेट करें कि ये है क्या, ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है, ये क्या है? मुनीबा, जैसे आपने बताया कि बहुत प्रेवलेंट है, हर एक बच्चे को 10 में से या 100 में से आप देखें कि 10 में से एक बच्चे को, 100 में से हर 10 बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ये बेसिकली एक जेनेटिक बीमारी है जो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपके, उनमें अल्ट्रेशन की वजह से पैदा होती है। अच्छा। नॉर्मल में आपको बताती जो हम इंसान में टोटल 23 क्रोमोसोम्स के 2 पेयर होते हैं, डेट इज 46। और जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं इसमें 21 जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इसमें इसको एक एक्स्ट्रा सेल ऐड
हो जाते हैं या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, तो इसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं। लेकिन देखने वालों को बताइए कि क्रोमोसोम्स करते क्या है हमारी बॉडी के अंदर? क्रोमोसोम्स वो जेनेटिक मेकअप है जो हम अपने पेरेंट्स या अपनी मदर या फादर से इनहेरिटेंस में लेते हैं। अच्छा। तो बेसिकली जो डाउन सिंड्रोम है ये एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। और अगर इसके कॉजेज पे देखा जाए तो ये होता है या तो आपकी मदर या फादर की एज 35 प्लस है, या अर्ली जो मैरिजेस होती है उसमें लड़कियों की बहुत जल्दी प्रेगनेंसी होती है, तो वो ऑफ कोर्स वीक होती हैं, तो कंसीव करने में इशू की वजह से। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में नहीं है, ये जेनेटिकली आपको ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बाद में हो सकता है, ये जेनेटिकली ही ट्रांसफर होता है? ये जेनेटिकली एज सच ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि अगर एज ज़्यादा है तो इसके चांसेस हैं कि ये हो सके, और ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके दादा या परनाना को था तो आपको होगा। इसके जो जेनेटिक चांसेस हैं वो ये कि अगर आपके फादर को है तो इट्स पॉसिबल कि आपको, मदर या फादर में से दोनों को है तो आपको हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए फिर इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? क्या बच्चा जब पैदा होता है तभी डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है? बिल्कुल ऐसा ही है। इवन प्रेगनेंसी के टाइम डिफरेंट डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है या नहीं। इनिशियल ईयर्स में, जैसे इनिशियल मंथ्स में, जैसे पाकिस्तान में हमारा ट्रेंड है अल्ट्रासाउंड का, तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो बच्चे की बैक होती है ना, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो कि आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद ये प्रेगनेंसी के दौरान आप बता रही हैं? उसके बाद डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, लाइक मदर का प्लेसेंटा का फ्लूइड लेके टेस्ट कराया जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं। तो ये इन प्रेगनेंसी पीरियड ही क्लियर हो जाता है कि बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ है या नहीं। लेकिन क्या कंसीव करने से पहले भी पेरेंट्स या फिर मदर जो है इस तरह का कोई टेस्ट करा सकती है जिससे पता चल जाए कि उनके अंदर इस तरह की कोई चांसेस हैं कि वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सच ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि पहले ही पता चल जाए, ऐसा नहीं है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर बर्थ पता चलेगा कि बच्चे में वो चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है। अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसके हवाले से फिर क्या बताएंगे, किस तरह सिम्टम्स उसके पता चलेंगे हमें कि अच्छा ये डाउन सिंड्रोम का शिकार है बच्चा? यूजुअली हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं वो इतने पेरेंट्स वाइज पता नहीं चलता, बट डाउन सिंड्रोम इज वन ऑफ द डिसऑर्डर या डिजीज जिसमें आपके फेशियल फीचर्स फ्लैट होते हैं, स्लैंटिंग आईज होती हैं। अच्छा। इसके अलावा आपके कान छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और बच्चे के अपीयरेंस से ही पता चल जाता है। आपने देखा होंगे अक्सर बहुत वो जो खुश मिजाज से बच्चे होते हैं वो होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ, तो ये ग्रेजुअली इनको स्पीच में बड़ा इशू आता है, क्योंकि ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनकी जो टंग है, उनका जो अपर पार्ट है, वो थोड़ा कंपैरेटिवली मोटाई में ज़्यादा होता है, जिनकी वजह से स्पीच इश्यूज आते हैं। अच्छा। तो इसके लिए स्पीच थेरेपी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो थोड़ा अच्छा से बात कर सकें, और फिर भी वो इतने प्रोफिशेंसी से नहीं बात कर पाते। लेकिन स्पीच के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं ये वाले बच्चे। हाँ, अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली इनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता अच्छा। है, तो ये डायबिटीज, ऐसे डिफरेंट इश्यूज, स्टमक इश्यूज के साथ इनको ज्यादा चांसेस होते हैं, ज्यादा प्रोन होते हैं ऐसी चीजों के। लेकिन जिस तरह मैं बात करी थी फरवा के बच्चे होते हैं ना इस तरह के, अगर घर वालों को पता चल जाता है चाहिए किसी बीमारी में, खासतौर पर डाउन सिंड्रोम का शिकार है, तो उनको घर से नहीं बाहर निकलने दिया जाया जाता, उनके साथ रवैया बड़ा बुरा इख्तियार किया जाता है। मतलब वो अपने लिए एक स्टिग्मा अपने ऊपर लगा देते हैं कि अच्छा ये बच्चा हमारा है तो लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा कि ये पागल बच्चा, इस तरह की भी जो चीजें हैं वो बोली जाती हैं। तो उन बच्चों के साथ किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए, खासतौर पर जो पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की एक्टिविटीज या सलूक होना चाहिए अपने बच्चे के साथ? अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हमारे से 10 साल पहले की जनरेशन थी उसमें बच्चों के साथ जो स्पेशल नीड्स के होते थे यही एटीट्यूड था, बट कंपैरेटिवली अब ये एटीट्यूड चेंज हो रहा है। हमारे लाहौर में अगर हम देखें तो मल्टीपल इंस्टीट्यूट हैं जो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, स्पीच थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, इसके अलावा उनको डेली लाइफ स्किल सिखाए जाते हैं। तो ऐसे स्कूल्स में यूजुअली आजकल पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं अपने बच्चों को भेजना। लेकिन घर में किस तरह की उनकी होनी चाहिए? बेसिकली घर ही पहली दर्सगाह होती है बच्चे की, तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, उनके जेंडर स्पेसिफिक रोल्स उन्हें बताने, छोटी छोटी एक्टिविटीज जैसे अपने ड्रेसअप कैसे होना है, बटन कैसे बंद करने हैं, और इनके मेथड जो होते हैं आपको सिखाने के, आप इन्हें रीइंफोर्स करो हर चीज। अच्छा। लेट्स सपोज अगर वो कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, आपको कुछ सिखाना चाह रहे हो, उसको रीइंफोर्स करो, टॉफीज दे दो, दे लाइक टू ईट स्वीट्स, मीठा इन्हें बहुत पसंद होता है। अच्छा। हाँ, तो आप इन्हें ऐसी चीजें दो ताकि इनका बिहेवियर जो है अच्छे वाला बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाए। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें स्टेप्स में चीजें सिखानी चाहिए,
लेट्स बटन बंद करना है तो पहले बटन अंदर डालो, उसको निकालो, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स में हर चीज़ सिखानी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है या सुना भी है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, एक तो उन्हें जैसे आपने बताया कि स्पीच का प्रॉब्लम होता है, क्या उन्हें हियरिंग का भी प्रॉब्लम होता है? हेयरिंग बहुत प्रोन होते हैं हेयरिंग प्रॉब्लम्स के, लेकिन यूजुअली अच्छा। सारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे हेयरिंग इश्यूज के साथ नहीं होते। अच्छा। लेकिन कंपैरेटिवली आम लोगों के ये लोग ज़्यादा प्रोन हैं कि हेयरिंग इश्यूज हो सकते हैं। हो सकते हैं। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? एक तो उनकी फिर स्पीच का मसला आ गया है कि वो सही तरीके से बोल भी नहीं सकते, हेयरिंग का भी प्रॉब्लम आ गई का मतलब ऐसे बच्चे भी होते हैं कि माँ बाप उनको बोलते रहते हैं, लेकिन माँ बाप को भी इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पता होता कि ये किसी बीमारी का शिकार हो रहा है या बच्चे को सुनाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा मुनीबा, ये होता है कि इनका हेयरिंग लॉस नहीं होता। अच्छा। हेयरिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती है ग्रेजुअली। ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वो आपको अंदाज़ा होता जाता है, क्योंकि पहले ये टॉकेटिव कम होते हैं तो पेरेंट्स को ग्रेजुअली पता चलता रहता है कि, लेकिन ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है इनकी हेयरिंग लॉस का। तो क्या अगर एक बच्चे में ये चीज़ आई है, जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है, क्या बाकी बच्चे भी हो सकते हैं? हाँ, ये अगर आपके सिबलिंग्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली डाउन सिंड्रोम होने के, और अगर आप ट्विंस हो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो, अच्छा। तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब अगर एक बच्चा हुआ है तो उसके बाद भी चांसेस हैं कि हैं, बाकी बिल्कुल। बच्चे भी इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई प्रिवेंशन हो सकती है इस चीज़ की कि अगर एक बच्चा इस चीज़ का शिकार हुआ है तो बाकी बच्चों के हवाले से हम लोग कोई प्रिवेंट कर लें, कोई चीज़ें जिसकी वजह से आगे ना ये ट्रांसफर हो? सच डाउन सिंड्रोम एक बहुत नई चीज़ थी जो कि साइंटिफिकली अभी रिवील हो रही है। इसमें अच्छा। मल्टीपल चीज़ें, अभी तक कोई ऐसा बताया नहीं गया ट्रीटमेंट कि आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लें और डाउन सिंड्रोम के बच्चों को अवॉइड किया जा सके। तो लेट्स सपोज फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सके तो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। फरवा, ट्रीटमेंट मुझे बताइए कि अगर बच्चे आपके पास आते हैं, खासतौर पर कौन सी एज के बच्चों को आप कहेंगी कि उनका ट्रीटमेंट उस एज से स्टार्ट कर देना चाहिए? मुनीबा, ट्रीटमेंट इसका नहीं पॉसिबल, ये मैनेजेबल होता है। अच्छा। सिम्टम्स को हमने मैनेज करना होता है, इट्स नॉट ट्रीटेबल। सिम्टम्स कैसे मैनेज करनी है कि अगर बच्चा आ रहा है, वो सोशलाइज नहीं कर रहा, उसको स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा, बहुत जिद्दी भी तो हो जाते हैं ना, क्योंकि जब आप उनकी सुनोगे नहीं, आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखोगे तो बच्चे फिर वो चीज़ें अडॉप्ट करते जाते हैं। और मैंने ऐसे भी देखा है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं इस तरह के बच्चे भी। लेकिन ये चांसेस तब होते हैं जब डाउन सिंड्रोम के अलावा आपको कोई साथ को अच्छा। मोर्बिडिटी से डिजीज हो। डाउन सिंड्रोम वाले बड़े खुश मिजाज और हैप्पी फेसेस वाले बच्चे होते ओके। हैं। वो हर वक्त हंसते रहते हैं, हाँ। फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग बहुत ज्यादा होते हैं, ये सारी चीजें उनमें होती हैं। लेकिन आप इनको ट्रीटमेंट पे अगर आए तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनके सिम्टम्स वाइज देख के चलना है। जो मसले आ रहे हैं उसको इंडिविजुअली कैटर करना है। या तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसे स्पेशल स्कूल में उनको भिजवा दें जहाँ पे उनको सारी चीज़ों पे मल्टीपल थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट मिलते रहें। लेट्स सपोज कि अगर उनके मोटर अच्छा। स्किल्स थोड़े वीक हैं तो उन्हें मोटर स्किल्स सिखाए जाएंगे, अच्छा। डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, वर्कआउट्स होते हैं उनके स्पेशल, ताकि उनकी बॉडी में वो एक स्ट्रेंथ पैदा हो। लेकिन क्या ये वेरी करते हैं सिम्टम्स? हर बच्चे के डिफरेंट हो सकते हैं या एक ही सिम्टम्स आ सकते हैं? हर बच्चे के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। इवन अगर आप सिबलिंग्स भी हैं तो इट्स पॉसिबल कि एक बच्चे को कोई और सिम्टम्स और दूसरे को कोई और हो। लेकिन ज्यादा कॉमनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो कौन से सिम्टम्स? ज्यादा कॉमनली ये देखे जाते हैं कि स्पीच का प्रॉब्लम होता है। ओके। इसके अलावा ग्रास्प चीजें करने की, उनकी पाम में ना बड़ा डीप एक कर्व होता है। अच्छा। तो चीजें वो ग्रास्प नहीं इजीली कर सकते उनके। और इसके अलावा ज़्यादातर जो इशू ये है कि वो मूड स्विंग्स को नहीं समझ पाते, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट उनका इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, तो चीज़ें लर्न करने में बड़ी देर लगाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जिस तरह आप बात करिए कि इंस्टीट्यूशंस अब तो बन चुके हैं, स्कूल्स बन चुके हैं इन बच्चों के लिए, तो कौन सी एज में हमें उन्हें वहाँ पे एडमिट कराना चाहिए? मतलब जैसे हम बाकी बच्चों को 3 साल या 4 साल की उम्र में एडमिशन उनका करा देते, तो इन बच्चों को भी इसी उम्र में कराना चाहिए? अगर हम डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट्स को देखें तो सब बच्चों के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 5 साल इस बेहतर एज के आप जहाँ पे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दें। अच्छा। हमारे यहाँ ट्रेंड तो है कि 3 साल का बच्चा भी अगर आप उसको भिजवा दें, 5 साल इस वेरी सूटेबल एज। तो अगर आप 5 साल के बाद भेज रहे हैं तो वो वहाँ पे भी लेवल्स होते हैं, लाइक आप प्री स्कूल, वो एकेडमिकली भी लेके चलते हैं बच्चों को।
तो 5 साल 6 साल के बच्चे को भिजवा देना चाहिए, ताकि वो इनिशियल ही काम शुरू आइडियल जो एज है वो 5 साल की उम्र में आप लोगों को बच्चों को, खासतौर पर जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उनको आप लोगों को इंस्टीट्यूशन में या स्कूल में दाखिल करा देना चाहिए। फरवा मुनीर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। फरवा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और डाउन सिंड्रोम के हवाले से जनाब हम बात कर रहे हैं कि सिंड्रोम मंथ मनाया जा रहा है, और उसमें आज हमने बात की है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, इसका जो शिकार बच्चे होते हैं उनको किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और वालिदैन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि किस तरह उनके साथ उन्होंने बिहेवियर रखना है अपना। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी भी क्लियर हुई होंगी थोड़े से वक्त में। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, तो ना मुआशी सूरत हाल किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तानी मशरत के हिचकोले खाने यहाँ पर बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखा जाए ना तो उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन टैक्स का मतलूबा हदफ इकट्ठा ना होना भी एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि लोग टैक्स देने की तरफ आते ही नहीं है। और जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, उनकी तो कोशिश यही होती है कि उन्हें टैक्स ना ही देना पड़े। और दूसरी तरफ हुकूमत जो है टैक्स नेट बढ़ाने की बात करती है, लेकिन अमली तौर पर टैक्स नेट को फैलाया नहीं जाता है, बल्कि उन तबकात या उन लोगों को काबू किया जाता है जिन्हें टैक्स से छूट दी गई होती है, और उसकी अदायगी मिडिल क्लास तबके पर टैक्स बढ़ाकर की जा रही होती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तो की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के हवाले से भी बार बार मोहलत दी जा रही होती है लोगों को। गुज़श्ता माह भी हमने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो तारीख है उसमें 1 माह की तौसीह कर दी गई थी, और अब ये रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। टैक्स जमा करवाने और फाइलर बनने के भी कई फ़वाइद होते हैं, लेकिन लोगों में आगाही ना होने के बराबर है। उन्हें नहीं पता कि क्या क्या फ़ायदे उन्हें हो सकते हैं। तो टैक्स रिटर्न जमा करवाना क्यों ज़रूरी है, फाइलर्स को क्या क्या फ़वाइद हासिल हैं, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स में क्या फ़र्क होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट चौधरी कमरुज़्ज़मान है, जनाब जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। हाँ, कमर साहब, सबसे पहले तो टैक्स रिटर्न के हवाले से हमें बताइए कि टैक्स रिटर्न है क्या, किस तरह करवाया जा सकता है। मतलब बहुत से लोग हैं इसमें आते ही नहीं है, वो जान छुड़वाते हैं कि अच्छा हमें टैक्स ना ही देना पड़े। बेसिकली जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, उसके तहत हर वो शख्स जिसकी काबिल टैक्स आमदनी है और उसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे एक प्लॉट की लिमिट है, एक फ्लैट की लिमिट है, अच्छा, गाड़ी है एक शख्स के पास 1000 सीसी से ज़्यादा, एक शख्स की 3 लाख से ज़्यादा आमदनी है साल में, वो तमाम लोग जो हैं उनके लिए टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा। और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए इसकी लिमिट 4 लाख रुपया है, 4 लाख से ऊपर स्लैब रेट्स हैं डिफरेंट। इसी तरह जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके लिए 6 लाख रुपया लिमिट है, 6 लाख से ऊपर हैं तो फिर उनकी टैक्स डिडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। और जो उनका एम्प्लॉयर है वो टैक्स डिडक्ट करके जब सैलरी पे करता है उसी में से मिनहा करके तो फिर वो जमा करा देता है। बेसिकली जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है ये कोई 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा। ये बेसिकली एक डिफरेंस क्रिएट किया कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते थे वो जब ये सवाल करते थे जी हमें क्या बेनिफिट है, सब लोग तो उसी में एक ही स्लैब में ले रहे हैं ना, जो अदा कर रहा है वो भी नहीं और जो नहीं अदा कर रहा वो भी। तो फिर गवर्नमेंट ने एक फाइलर एक्टिव टैक्स पर लिस्ट जो है एक वो जारी की कि वो लोग जो अपना गोशवारा ड्यू डेट में जमा करा देंगे, अच्छा, या वो अपना गोशवारा पेनल्टी के साथ जमा करा देंगे, तो फॉलोइंग जो होगा, यानी जैसे अब ये 2022 है, अब टैक्स ईयर, इसका गोशवारा जाना था 30 सितंबर तक। हाँ जी। गवर्नमेंट ने 1 माह की डेट बढ़ा दी जो 31 हाँ, अक्टूबर हो गई। हाँ। अब वो लोग जो 31 अक्टूबर तक फाइल कर देंगे वो तो नॉर्मल आ जाएंगे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, और जो लिस्ट अभी 1 मार्च 2023 को जारी होगी उसमें ये तमाम लोग एक्टिव आ जाएंगे। इस पीरियड के दौरान जो है अक्टूबर से लेके 28 फरवरी तक अगर कोई रिटर्न फाइल करता है या इसके बाद भी इंडिविजुअल है तो 1000 उसके लिए पेनल्टी है कि वो जमा करा दे और फाइलर हो जाए। ओके। एओपी है यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसके लिए 10,000 है, और अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जैसे हैं, लिमिटेड हैं, वो 20,000 रुपये अपना जुर्माना जमा कराएं और उस एक्टिव टैक्स लिस्ट में आ जाते हैं।
अब आपने बात की कि फ़वाइद इसके क्या हैं। फ़वाइद, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है। अगर हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हम कहते हैं हम लॉ अबाइडिंग शहरी हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले हैं, हम कानून के एहतराम को मानते हैं, अपने कवानीन का एहतराम करते हैं, तो फिर ये तो हमारी एक नेशनल ड्यूटी है कि अगर हमारी आमदन उस लिमिट तक आती है जो टैक्सेबल लिमिट है, तो हमें अपना गोशवारा जमा कराना ज़रूरी है। अच्छा, ठीक दूसरा फ़ायदा ये है कि ये तो हमारा एक जो सोशल और मॉरल एस्पेक्ट हो गया। अब दूसरा जो कानून की बात है उसमें ये है कि जो जमा कराते हैं उनको बहुत सारी जगह पे, जैसे यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो टैक्स लगते हैं, अच्छा, इसी तरह आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इसी तरह वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट करते हैं जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, उनका रेट आधा है, और अगर आप नहीं है तो आपका रेट डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपने गाड़ी खरीदनी है, तो आपको गाड़ी के ऊपर नॉर्मल टैक्स 50,000 रुपये लग रहा है अगर आप फाइलर हैं। नॉन फाइलर होंगे तो 1 लाख रुपया लगेगा। ओके, इसी तरह अगर एक गाड़ी आप खरीदते हैं, बड़ी गाड़ी जिस पर 2.5 लाख रुपया टैक्स है, वो अगर आप फाइलर हैं तो 2.5 लगेगा, नॉन फाइलर हैं तो 5 लाख लगेगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दी फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान, कि फाइलर जो है उसको एक रिलीफ दे दिया कि वो कम रेट के ऊपर टैक्सेशन, उसकी एडवांस टैक्सेशन हो जाए, और अल्टीमेटली जो टैक्स कटा है वो जब अपनी रिटर्न फाइल करता है उसका उसमें क्रेडिट ले ले। ठीक है, लेकिन कमर साहब, फिर क्या हर किसी को बनना चाहिए फाइलर, या उसमें भी क्राइटेरिया आ जाता है? हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस तो नहीं कर रहे, हाँ जी, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को सेल करना है, उन्होंने आगे फर्दर प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, सोर्स ऑफ इनकम उनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने बेची और आगे खरीद ली। अच्छा, ठीक उन लोगों के लिए भी फिर वो अपने आप को फाइलर करते हैं कि हम कम टैक्स के स्लैब में से गुजर जाएं। फाइलर होने का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो पैसा है, जिस पैसे से आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट खरीद रहे हैं, वो तमाम का तमाम, क्या पैसे का कोई सोर्स अवेलेबल था आपके पास? अच्छा, क्या वो पहले से पैसा जो है वो टैक्स पेड था, टैक्स में आपने डिक्लेरेशन में दिया हुआ है? इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एक जाता है वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म, जिसमें आपकी तमाम एसेट्स, लाइबिलिटीज आती हैं, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आती है, फिर आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो हैं नॉन एग्रीकल्चर, जैसे प्लॉट है, घर है, आपके या वो तरीकाकार बता रहे हैं कि अगर हमने फाइलर बनना है जी, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? जी, ठीक है, फिर आपके पास कोई एसेट्स हैं, बैंक है जैसे, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स है, फिर आपकी गाड़ी है आपके नाम पे, अच्छा, फिर ठीक इसी है, तरह आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की है, कोई ऐसा एसेट जो आपने अपने पैसे से किसी और अपने फैमिली मेंबर के नाम पे खरीदा है, अपने बच्चे के नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, वो तमाम चीज़ें। इसी तरह आपने कोई किसी की अदायगी करनी है तो वो भी उससे मिनहा करके आप अपनी नेट एक वेल्थ बनाते हैं कि ये मेरी लास्ट ईयर वेल्थ थी, इस साल मेरी ये आमदन आई, मेरी ये इनकम हुई, ये मैंने आमदन कमाई और ये मेरे एक्सपेंस हुए। इसको आप पिछले साल के साथ रिकनसाइल करके नए साल की वेल्थ बना के फिर आप जमा करा देते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है जितनी की आपके पास, वो पैसा क्या टैक्स पेड सोर्स से है, क्या वो पैसा जो है वो वाइट सोर्स से है, वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज, क्या वो ब्लैक मनी तो नहीं उसमें आता। ये तमाम जितना सारा सर्कल है ये बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी को, इनकम को प्रोब करने के लिए है कि वो तमाम एसेट जो हैं टैक्स पेड पैसे से आपने जनरेट किए हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी रखी गई है ना उसके अंदर कि आपको पता चले कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर लग रहा है, कोई ब्लैक मनी तो नहीं उसको यूज कर रहा, उसको व्हाइट मनी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो इस चीज को ज्यादा। लेकिन जितने भी बड़े लोग हैं, खासतौर पर आपको ही पता है कि टैक्स के हवाले से उनको कहा जाता है कि वो लोग नहीं देते हैं टैक्स जिनको देना चाहिए, और फिर एंड पे आके उन तबकात के ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाता है जो जिनको मुस्तस्ना हासिल होती है, जिनको छूट दी गई होती है। बेसिकली देखिए, दो टैक्सेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स वो है जो मैं, आप, जो भी लोग इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी आमदनी के ऊपर इनकम टैक्स अदा करते हैं। हाँ जी। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल्स टैक्स है बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जबकि यहाँ हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपना एक टारगेट अचीव करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स की रेशो बढ़ा देते हैं, चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा देते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा देते हैं। अच्छा। वहाँ से हम कलेक्शन करके अपने डेफिसिट को पूरा कर लेते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, वो आज भी हम सिंगल डिजिट पे ऊपर खड़े हैं। हम कभी 12% पे गए थे, फिर हम वापसी की, हमने
आहिस्ता आहिस्ता वापसी पे आए और 9% पे आ गए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है, FBR जो इसको मॉनिटर करता है, FBR अपनी टैक्स बेस बढ़ाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। इन्होंने जो नए टैक्स पेयर थे जिनको तलाश करना था, जिनको लेके आना था टैक्स नेट में, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और ये शुबा बहुत पीछे रह गया। जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर इनके पास रजिस्टर्ड है, ये हमेशा उसी को स्क्वीज करने में लगे हैं। ठीक है। और ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि FBR की नाकामी है कि टैक्स टारगेट तो आपका पूरा हो गया, आपका डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हुआ है फॉरेन करेंसी में, आपकी इंपोर्ट बड़ी, इंपोर्ट के ऊपर आपने टैक्स ले लिया, आपने टैक्स टारगेट पूरा कर लिया। लास्ट ईयर भी इन्होंने टैक्स टारगेट पूरा कर लिया, अभी फर्स्ट क्वार्टर का टैक्स टारगेट भी पूरा हो गया। ठीक है। उसकी रीजन तो ये है कि आपकी इंपोर्ट बढ़ती है तो आपका टैक्स टारगेट पूरा हो जाता है, और जो आपका करेंसी का एक्सचेंज का डिफरेंस है उसकी वजह से आपका टैक्स टारगेट पूरा हो जाता है। अब ये बताएं कि जो एक्चुअल टैक्सेशन है, डायरेक्ट टैक्सेशन में आपने वो क्या कलेक्शन की है। आप विद होल्डिंग को छोड़े, आपका तो सारा इन्हिसारी विद होल्डिंग के ऊपर चला गया। ये बेसिकली एक टेम्परेरी पॉलिसी है जिसको FBR चला रहा है, ये ज़्यादा देर रन नहीं कर सकती। अगर आपने रियल बेसिस पे टैक्स करना है तो आपको नए टैक्स पेयर तलाश करने होंगे, वो लोग जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है, आप उन लोगों को टैक्स बेस में लाएं, टैक्स नेट को बढ़ाएं, उन लोगों से टैक्स लें, ना कि जो एग्जिस्टिंग है, कोई थोड़ा दे रहा है, कुछ ज़्यादा दे रहा है, आप बेचारे उनको स्क्वीज करने पे लगे हैं, हमेशा आप उनको स्क्वीज करते जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अदरवाइज भी आप देखें कि इकोनॉमिकली इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, इस वक्त हम एक बड़ी डिस्ट्रेस सिचुएशन में हैं। इस वक्त हमें चाहिए कि उन लोगों के ऊपर इन्हिसार कम करें थोड़ा सा, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, हम नए टैक्स पेयर को लेके आए, उनसे टैक्स की कलेक्शन करें। हाँ जी, एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर जैसे प्रॉपर्टी पे पहले 1% टैक्स था खरीदो फरोख्त के ऊपर, हमने क्या किया कि खरीद के ऊपर भी 2% कर दिया, फरोख्त के ऊपर भी 2% कर दिया। और दूसरा हमने उससे बड़ा जुल्म क्या किया कि जो फरोख्त कुनंदा है, पहले उसके लिए एक लिमिट थी। अच्छा। उसने 4 साल में अगर प्रॉपर्टी सेल की है तो उसको लगता था। अच्छा। अब इन्होंने इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड उसको लगा दिया। एक शख्स की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, एक शख्स को गिफ्ट में मिली है, विरासत में मिली है, किसी उसको ऐसे सोर्स उसने परचेज ही नहीं की, वो उसका तो टैक्स ही नहीं बेचारे का बनता, तो आपने उससे टैक्स लेके क्या करना है? फिर आप वापस तो करते नहीं है, रिफंड तो देते नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप उन लोगों से जो आपने बात की कि जिनका नहीं टैक्स बनता, हम उनसे भी टैक्स ले रहे हैं। तो ये उन शोबों के साथ ज्यादती है, ये उन अफराद के साथ ज्यादती है कि जिनकी काबिल टैक्स आमदनी नहीं है, उनसे तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में रवाज नहीं है लोगों को पैसे वापस करने का। अगर तो ये रवाज आप डाल लें कि आप लोगों के जो ज़्यादा पैसे आपने ले लिए हैं वो वापस कर दें, जितने एफिशिएंट आप होते हैं रिकवरी के नहीं है जितने आप एफिशिएंट होते हैं, किसी को इलीगल टैक्स लगाते हैं, इलीगल डिमांड क्रिएट करते हैं, उसके बैंक अकाउंट से जितनी जल्दी पैसे निकालते हैं, तो भाई ये वापस भी कर दें, जितनी जल्दी निकालें वापस भी तो उतनी जल्दी करें ना। दोनों तरफ इंसाफ करें ना, एक तरफ तो ना भागे जाए। सुनने में ये आता है कमर साहब कि जितना हम टैक्स फाइल करते हैं या देते हैं इनकम टैक्स, उसका कुछ परसेंटेज हमें वापस भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कल्चर बड़ा डिफरेंट है। यहाँ वापसी वाला तो आप सवाल ना पूछें, वापसी की तो बात ही ना करें ना इनके साथ, बस आप पैसा देते जाएं वही ठीक है जी। ऐसा ही है, सही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जो हम इनकम टैक्स रिटर्न जो हमने फाइल करवाना होता है, वो क्या हम खुद से दे सकते हैं या हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है, हेल्प चाहिए होती है? 2 तरह के लोग हैं, एक है जो तनख्वाहदार तबका है, ओके, और दूसरा है कारोबारी तबका। हाँ जी। तनख्वाहदार तबका तो थोड़ी सी उसमें 2-3 चीज़ें उसमें मेन आती हैं। एक आपकी इनकम है जो तनख्वाह से, इसके अलावा अगर आपके कोई डिपॉजिट्स हैं या आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और इसी तरह आपके उसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं। तो तनख्वाहदार तबके वाली तो बड़ी आसान है, वो अगर थोड़ा सा इसको समझें, थोड़ा सा उसको देख लें, उस पर गौर करें, तो तनख्वाहदार तबका जो है वो अपनी रिटर्न बना सकता है। अच्छा। लेकिन जो कारोबारी हजरात हैं उनको मैं हमेशा कहूँगा कि वो एक प्रोफेशनल वकील से काम करवाएं, एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एक प्रोफेशनल टैक्स लॉयर से अपना काम कराएं। अच्छा। ताकि उन वहाँ पे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बड़ा डिफरेंट होता है, तो कोई भी कारोबारी शख्स इस मामले को नहीं समझ सकता। हमेशा एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, अच्छे एक टैक्स लॉयर के पास जाएं, जो आपके एक टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएं जो आपका गोशवारा प्रॉपर बना के फाइल करे, आपकी तमाम ट्रांजैक्शन का अहाता करे, उनको तमाम ट्रांजैक्शन को इनकॉर्पोरेट करके फिर आपकी रिटर्न बना के फाइल करे। तनख्वाहदार तबका खुद कर ले, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन उनकी फिर भी तनख्वाह इतनी नहीं होती है कि उन्हें ज्यादा कोई टेंशन हो। हाँ, सोर्स कम है ना, सोर्स ऑफ sources इनकम कम एक है ना तनख्वाह उनकी, है हाँ। उसका, कहीं से कोई अदर इनकम आ गई, कहीं से गिफ्ट आ गया, वो तो 2-3-4 चीज़ें आइटम्स पे मुश्तमिल है। इसी तरह फिर यूटिलिटीज़ हैं, उसका प्रॉपर एक फॉर्म बना हुआ है एक्सपेंसेस का, कि आपने को फॉरेन ट्रैवलिंग की है, आपकी लोकल ट्रैवलिंग कितनी है, आपने टैक्सेस कितने अदा किए हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, आपका पानी का बिल कितना है, आपका गैस का कितना है, आपका मोबाइल का कितना है, आपने ज़कात कितनी पे की है। तो एक पूरा चार्ट है, वो थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, कोई शख्स इंग्लिश तो अच्छी वो पढ़ खुद सकता कर सकता है, वरना जो पढ़ सकता है, बिजनेसमैन कर है सकता है। उनको कंसल्ट करना चाहिए जी, डेफिनेट बिजनेसमैन को जरूर कंसल्ट एडवोकेट को करना या किसी टैक्स वाले वकील को जो जिसको नो हाउ अच्छी खासी हो। जी, ठीक है जी। एडवोकेट चौधरी कमरुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। टैक्स रिटर्न के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह फाइल किया जा सकता है, फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क है, क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं फाइलर्स को, तो उस पर बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के बासियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। और जनाब आजकल लाहौर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हालात कुछ साजगार नहीं है। शहर में जराइम की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह जो है उसमें 200% तक इजाफा हुआ है और शहर में तकरीबन 100 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश, राहजनी, डकैतियों के वाकयात में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। रवा साल अगर देखा जाए ना तो डकैती की वारदातों में 282%, जबकि चोरी की वारदातों में 123% इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ साल 2022 के 10 महीनों में 36,993 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बाइक चोरी की 5,000 वारदातें हुई हैं और गुज़श्ता दिनों लाहौर से एक बाइक चोर गैंग भी पकड़ा गया है और ये सूरत हाल इलाका मकीनों के लिए खौफ और दहशत का सबब भी बना रहा है। अमन, सुकून और मोहब्बतों का शहर समझे जाने वाला लाहौर अब जराइम पेशा अफराद की चुंगल में क्यों फंसता जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ से या उनकी कारकर्दगी कैसी है, इस पर आज हम बात करेंगे और डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिद लतीफ़ साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं और जनाब एंकर पर्सन भी हैं। मुजाहिद साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजाहिद साहब आप तो रोज़ाना की बुनियाद पर जराइम से मुतालिक शो भी करते हैं और उसमें मुख्तलिफ जराइम के हवाले से आप केसेस भी देखते हैं, तो ये आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है? जो जराइम की शरह है खासतौर पर लाहौर शहर में बढ़ती ही जा रही है, क्या लगता है इसके पीछे के क्या मुहर्रकात है? देखें, सबसे पहले तो मैं पुलिस का मौक़िफ़ बयान करता हूँ। वो जो कहते हैं कि बेरोज़गारी, महंगाई जराइम बढ़ने की वजह है। ऐसा नहीं है। वो किस तरह से है कि देखें, अगर महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से हर घर से एक डाकू बनना शुरू हो जाए तो फिर 22 करोड़ की आवाम है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि कितने डाकू हो जाएंगे। ये उनका मौक़िफ़ इंतहाई जो है वो गलत है और नामुनासिब है। इसकी वजह एक ये है कि ख़ासकर अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से, जिस तरह से आज के दौर में इन दिनों में जो डाकू हैं वो दंदनाते हैं और दिन दहाड़े ना सिर्फ डकैती की वारदातें होती हैं बल्कि डकैती मुज़ामत पर लोगों को जख्मी भी किया जाता है और लोग मर भी रहे हैं। ऐसे ही है बेशक। उसकी वजह यह है कि लाहौर पुलिस की जो कमांड है वो उस तरह से काम नहीं कर रही है। दावा पुलिस की जानिब से ये भी किया जाता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन जो है, फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई खुदा न खास्ता वारदात हुई है और आपने 15 पे कॉल की है और आप थाने चली गई हैं और आपने एप्लीकेशन दी है और आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। बेशुमार लोग देखने वाले भी, आपके सुनने वाले भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि थानों में बड़ी तादाद लोगों की एक ऐसी जमा होती है जिनके साथ छोटी मोटी वारदात हो, मोबाइल फ़ोन छीन लिया या थोड़ी बहुत कोई नकदी छीन ली, तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती है।
मोटरसाइकिल चोरी का आपने अभी जिक्र किया। मोटरसाइकिल चोरी अगर किसी की होती है तो सबसे पहले पुलिस उसका इंतज़ार करती है कि शायद जो ले जाने वाला चोर है वो कहीं पे उसको सड़क पे फेंक दे या किसी पार्किंग से वो मोटर बाइक उसकी मिल जाए, तो फिर उसके बाद FIR दर्ज की जाए। तो रजिस्ट्रेशन, फ्री रजिस्ट्रेशन का जो दावा लाहौर पुलिस की जानिब से किया जाता है वो गैर मुनासिब है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो लाहौर में SHOs तैनात किए जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तमाम नहीं, तकरीबन ऐसे लोग उसमें नए लगाए गए हैं जिनकी ना तजर्बाकारी है, जिन्हें ये नहीं पता कि स्ट्रीट क्राइम को रोकना कैसा है, कौन सी ऐसी पॉकेट्स हैं। भर्तियां कह सकते हैं, सिफारशी सिफारशी भर्तियां तो जाहिर है ये एक सिस्टम के तहत होती हैं, लेकिन उनकी जो तैनातियां हैं वो सियासी होती हैं। और सियासी अगर तैनातियां नहीं हैं, अगर पुलिस का हम मौक़िफ़ लें तो अगर उनके मुताबिक ये सियासी तैनातियां नहीं हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि आप ऐसे अफसरान को तैनात कर रहे हैं जो क्राइम कंट्रोल कर सकें। पुलिस ने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ क्या देना है? पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ ये देना है कि हर किसी की जान और माल वो महफूज हो। यहाँ पे 15 पे कॉल करें अगर आप, तो 15 की कॉल पे रिस्पॉन्ड टाइम जो है वो पुलिस की जानिब से 5 से 7 मिनट का बताया जाता है, लेकिन कई मिनट गुजरने के बावजूद पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँचती है और लोग इस बात का बरमला इजहार भी करते हैं। आप देखें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर हैं, उन्होंने जो खुली कचहरियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर रखा हुआ है। 2 डिवीज़न में अब तक खुली कचहरियाँ हुई हैं, जिसमें बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक जहाँ पे एक डिवीज़न में अगर सिटी डिवीज़न में 22 पुलिस स्टेशन हैं तो वहाँ के 22 पुलिस स्टेशन में 22 SHOs हैं, मुख्तलिफ जो है वो DSPs होते हैं सर्कल के, तो उनके होने के बावजूद 70 के करीब एप्लीकेशंस आई जो उन्होंने सुनी लोगों की। हालांकि ये 70 इसलिए हैं कि तमाम SHOs वहाँ पे खुली कचहरी में खड़े होके इस बात का भी ख्याल करते हैं कि कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन ना आए या उनके थाने के हवाले से कोई केस ऐसा ना आए। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 22 SHOs की मौजूदगी में और 22 इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की मौजूदगी में 70 एप्लीकेशन। तो क्या इस तरह की जब चीज़ें आती हैं सामने तो CCPO साहब या जो बड़े ओहदेदारान होते हैं वो कोई इनकी खबर नहीं लेते कि उनसे पूछा जाए कि आप किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहे हैं? बिल्कुल पूछा जाता है। अब कल ही DIG ऑपरेशन जो है अफजाल कोसर, उन्होंने एक मीटिंग ली, उसमें कुछ SHOs को मुअत्तल भी किया नाक़िस कारकर्दगी पर, फिर उन्होंने कुछ चौकी इंचार्ज थे उन्हें भी किया। लेकिन मकसद ये है कि जब आप एक थाने में एक SHO को हफ्ते के लिए लगाते हैं, 15 दिन के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए उस इलाके को समझना, उसके क्राइम को, उस इलाके में कौन से लोग रहते हैं, कौन सी पॉकेट्स ऐसी हैं, उसको समझने में देर लगती है, वक्त लगता है। लेकिन आप ऐसे ही लोगों को लगाते हैं जिनको ना तजर्बाकारी, नए लोगों को लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नए जो सब इंस्पेक्टर हैं उनको नहीं लगना चाहिए, उन लोगों को लगना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब आप ऐसे लोगों को लगाते हैं जिनका रिकॉर्ड पहले भी ठीक नहीं है और जिनका लाहौर में अगर 86 से ज़ायद पुलिस स्टेशन है, तकरीबन उसमें कुछ चौकी अगर शामिल करें तो उनकी तादाद बढ़ जाती है, और 20 से 25 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पे क्राइम रेट और क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। शफीकाबाद का इलाका है, वहाँ पे बहुत क्राइम होता है, काना का इलाका है, वहाँ पे क्राइम बहुत होता है। ऐसे थानों में ऐसे तजर्बाकार SHOs को लगाया जाना चाहिए जो समझते हैं कि कहाँ से क्राइम करने वाले लोग निकलते हैं, उनको किस तरह उनको कैचअप किया जा सकता है। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए उनको पता होता है। लेकिन चूंकि अब कल्चर कुछ ऐसा है कि तैनातियां जो हैं वो सिफारशी हो रही हैं, और बड़ी तवक्कुआत थी DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर से, मुझे तो खासकर बड़ी तवक्कुआत थी कि लाहौर में उनकी पहली तैनाती है तो यकीनन वो ऐसे लोगों को तैनात करेंगे जो क्राइम फाइटर होंगे, जो क्राइम को कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ज़रूर वो करते हैं, सजाएं ज़रूर दे रहे हैं, रिवर्ट कर देते हैं, अगर कोई सब इंस्पेक्टर है तो उसको ASI कर देते हैं, अगर कोई इंस्पेक्टर है तो उसको सब इंस्पेक्टर कर देते हैं। लेकिन ऐसे दिखावों का या ऐसी कार्रवाइयों का फ़ायदा कोई नहीं है। उनके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है अफजाल कोसर साहब के लिए कि लाहौर में शहरी लूट रहे हैं,
लोग बिल बुला रहे मैं हैं। तो कहूंगी ये लतीफ साहब ये ना मिनी कराची बनता जा रहा है। कराची में कभी ये सूरत हाल हम देखने को मिलती थी, सुनने को मिलती थी कि अच्छा वहाँ पे सड़क पे जाते जाते लोग लुट गए हैं, गाड़ियां लुट जाती थी, मोबाइल फोन की राहजनी होती थी। अब लाहौर में खुलेआम ये चीज असलहे की नुमाइश चल रही होती है, हवाई फायरिंग हो रही होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। कराची में एक बहुत चीजें चलती थी, वो होता था भत्ता, भत्ते की पर्चियां दी जाती थी। अब भी लाहौर में भी वो आम चीजें हैं। हाँ। और लोग भत्ता मांगते भी हैं और ना देने की सूरत में उनके साथ जो है वो वही कुछ होता है जो कराची में होता था, और ये केसेस रिपोर्ट्स भी होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे इस लाहौर शहर में चूंकि बहुत खूबसूरत शहर था, अमन का गहवारा जो है इसको कहा जाता था, लेकिन अब वारदातें और अब संगीन वारदातों की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है। और अगर आप पुलिस से पूछें, मेरा ख्याल है कि रात को हमने मैसेज दिया डीआईजी ऑपरेशन साहब को, मैसेज दिया उनके पीआरओज की तरफ से कि हम चाहते हैं कि अगर हम कोई फिगर या हम कोई बात ऐसी कहते हैं तो आप उसको काउंटर करें, आप उसको काउंटर करें और उसको बताएं। तो आप अंदाजा ये लगा सकती हैं इस संजीदगी का कि अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वो संजीदा नहीं है, तो क्राइम फाइटर और क्राइम को रोकने के लिए वो कितना संजीदा, कितने एक्टिवली वो कर रहे होंगे। मतलब हमने उनसे बात करने की कोशिश की है कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, हम इस पे बात करेंगे। जिस तरह क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है उसको किस तरह कम किया जा सकता है, आपके पास क्या क्या इकदामात हैं जो आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी ने आगे से रिप्लाई नहीं किया कि अच्छा हम सुबह आ सकते हैं। क्योंकि ये जिस मौजू को आप लेकर प्रोग्राम में शामिल आपने किया, ये बहुत जो है ना वो तकलीफ दे होता है उनके लिए कि क्राइम रेट बढ़ गया है। ये तो कोई मानने को तैयार नहीं होता। पहले जो मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं और जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो क्राइम के ऊपर मीटिंग लिया करते थे कि लाहौर में अगर क्राइम बढ़ा है तो उस पर CCPO से लेके IG साहब से लेके DIG ऑपरेशन तक जो है उनकी जो है वो पूछा जाता था उनसे कि क्या वजह है कि लाहौर में आज 20 डकैती की वारदातें हुई हैं, इसकी वजह क्या है। पिछले हफ्ते का, पिछले रोज का कंपैरिजन जो किया जाता था, यकीनन अब थोड़ा सा हुकूमती मामला थोड़े स्टेबल होंगे तो चौधरी परवेज लाई साहब भी इस तरह की मीटिंग देंगे और फिर उन्हें पता चलेगा कि वो जिस सूबे के वो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे खासकर शहर लाहौर में जो है वो वारदातें, जो अवाम है वो तो महफूज रहे ना, उनकी जान और माल जो महफूज रहे। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं मुजाहिद साहब आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी और देखने वालों के साथ भी, कि 2022 के सिर्फ जो पहले 8 महीने हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान मजमूई तौर पर 71 अफराद हलाक हुए हैं और 300 के तकरीबन जो है ना जख्मी हुए हैं। मतलब ये बहुत डकैती मुज़ामत और डकैती मर्डर इस पे आ जाती है। इसके हवाले से हमने देखा कि सेफ सिटी अथॉरिटी भी बनाई गई कि कैमरास के थ्रू इन लोगों को पकड़ा जाएगा, लेकिन उनके तो आधे से ज्यादा कैमरे ही खराब है। देखें ये आधे से ज्यादा कैमरे खराब होने वाली बात अब पुरानी होगी। अब आपको लेटेस्ट खबर दे देता हूँ कि ये बिजली का जो ब्रेकडाउन हुआ पिछले कुछ दिनों में, तो उसकी वजह से जो जितने स्ट्रीट क्राइम कैमरास थे इनका ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपनी वीडियो वॉल के साथ। वीडियो वॉल ही कई रोज से जो है सेफ सिटी अथॉरिटी की वो बंद है, काम ही नहीं कर रही है। और उसके लिए सेफ सिटी की जानिब से चीफ सेक्रेटरी साहब को एक खत भी लिखा गया है कि उसमें कुछ टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसकी भी तफसील लिखी गई है। सेफ सिटी समझें कि जो कैमरास हैं ये एक डिजिटल एविडेंस है, इसको अदालत में भी पेश किया जाता है, तफ्तीश में भी ये बड़ा अहम काम करता है जो इसकी फुटेज होती है। तो कई रोज से वो ना तो फुटेज मिल पा रही है तफ्तीशी को, अगर वो वहाँ पे जाए एप्लीकेशन उन्हें जो प्रोसेस है देना पड़ता है, तो उस इसलिए कि उनका जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, सारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जो शहर लाहौर को देखने के लिए बहुत बड़ी वीडियो वॉल है वो ही बंद है। तो कैमरे खराब, तो ये बहुत पुरानी खबर हो चुकी है। अब तो जो ठीक कैमरे भी थे वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं सेफ सिटी के। और सेफ सिटी को जितने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया था, चूंकि मैंने वहाँ पे विजिट भी किया, प्रोग्राम भी किया हुआ है, और उसमें ये था कि आप अगर कोई ऐसी गाड़ी जो आपको मशकूक लगे, कोई मोटर बाइक आपको मशकूक लगे, तो आप उसको इतना क्लोज जाके देख सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसका एक सिस्टम ये था
कि आप 15 पे जो लोग मौजूद होते हैं, पीरूज या डॉल्फिन वाले जो मौजूद होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता था कि फलां जगह पर ये गाड़ी खड़ी है और ये मशकूक गाड़ी है, इसको चेक किया जाए, और उसको वो चेक करते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर सड़क पे खुदा ना खासा कोई डकैती की वारदात होती है और डकैती मुजामत पे कोई शख्स खुदा ना खासा मर जाता है या जख्मी होता है, तो उसकी फुटेज भी सेफ सिटी जो है वो पुलिस को देने से कासिर है। हो सकता है कुछ उस पर काम हो रहा हो सेफ सिटी की जानिब से, या आइंदा चंद रोज में या कुछ अरसे में वो चीजें सारी ठीक हो जाए, सॉर्ट डाउन होते हुए नजर नहीं आ रही मुझे ऐसा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि 50% जो कैमराज है वो बंद हो चुके हैं सेफ सिटी के, उनको कब दोबारा से ठीक करवाया जाएगा, लेकिन कोई आगे से जवाब नहीं आता। हर दफा ये कहा जाता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो रहा है। अब जैसे आपने बताया कि पूरा ही बंद हो गया, तो फिर कैसे इसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा? देखें इसमें बहुत सारी चीजें ये हैं कि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि जब तक आप किसी चीज को चेक एंड बैलेंस किसी पे नहीं रखते हैं तो वो बेहतर तरीके से नहीं चलती है। डॉक्टर हैदर अशरफ साहब और अमीन वैद साहब के दौर में इसको जो है वो डॉल्फिन फोर्स को और सेफ सिटी जो है उस दौर में ये बनाई गई थी। उस वक्त थे चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब थे, तो उसका मकसद भी यही था कि स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जो इकदामात थे वो वहीं रुक गए। अच्छा, जैसे पीरूज की और डॉल्फिन फोर्स की आपने बात की, जैसे ये स्पेसिफिकली स्ट्रीट क्राइम्स के लिए बनाई गई थी कि चले जहां पर पुलिस नहीं बर वक्त पहुंचती वहां पे ये लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके पास मोटर बाइक्स होती है तो आसानी से पहुंच जाएंगे। इनकी वजह से भी चीजें नहीं सॉर्ट डाउन हो रही, तो फिर फायदा इन लोगों का भी, ये तनख्वाहें भी ले रहे हैं, ये बाकी सारे मराद भी ले रहे हैं, तो फिर क्या फायदा इन लोगों का? देखिए, जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने का मकसद ये था कि एक ऐसा कैमरों का जाल जो है शहर लाहौर में बिछाया जाए कि कहीं पे भी कोई ऐसी वारदात होती है तो उसको पकड़ने के लिए डॉल्फिन, मतलब आप समझती हैं कि जिस तरह की वो तेज है, तो उसके लिए बनाई गई थी कि डॉल्फिन उसको वहां पे जाए और पकड़ ले। उसके बाद साथ ही एक पीरू फोर्स जो है वो गाड़ी पे पुलिस वाले होते हैं, उनका भी मकसद यही था कि अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो वहां पे जाके उसको पकड़ा जाए। अब हुआ क्या कि सेफ सिटी उस तरह से काम नहीं कर रही है, कैमरास के प्रॉब्लम है। इसी तरह से डॉल्फिन और पीरूज के भी प्रॉब्लम है कि जो उनको हैवी बाइक्स दी गई, वो एक तो बाइक्स इतनी ज़्यादा हैवी हैं और उनके अब मेंटेनेंस के प्रॉब्लम इतने आ रहे हैं। वही बात है कि जब तक आप किसी को इदारे को कुछ सहूलियात देते हैं और उसके बाद आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते हैं या उनके लिए फंड्स नहीं है, बहुत सारी वजूहात है, ज़ाहिर है हुकूमत ने उनको फंड्स देने हैं, उसकी मेंटेनेंस होगी, उनके बहुत सारे फ्यूल के इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन वो तो यकीनन महकमाना कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज होती रहती हैं, तो उनके भी मसाइल होते हैं। फिर आप ये देखें कि डॉल्फिन फोर्स को जब ये जिम्मेदारी दी गई कि स्ट्रीट क्राइम रोकना, फिर उसमें कुछ नई चीज़ें भी सामने आई, जिस तरह के पुलिस इनकाउंटर हुए, तो बहुत सारे मासूम लोग जो हैं वो भी अपनी जान की बाजी हार गए, और जो है वो पुलिस की जानिब से, डॉल्फिन की जानिब से फायरिंग का तबादला, तब फायरिंग ही की गई, तो उसके नतीजे में कई लोग जो हैं मासूम लोग जिन्हें कहा जाता है वो भी जहां भाग हुए, ऐसा भी होता रहा। लेकिन आपको क्या लगता है, इसको सारी सूरत हाल को अगर हम यकजा करें और कंक्लूजन पे निकलें तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है, किस तरह हम ठीक कर सकते हैं, खासतौर पर अपने पुलिस डिपार्टमेंट को? क्या कहेंगे आप? देखें, पुलिस डिपार्टमेंट को तो इमरान खान साहब ने ठीक करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स का एक दावा किया था, और मरहूम नासिर दुरानी साहब जो IG थे KPK में, उनको पुलिस रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी निभाना शुरू की, इनडायरेक्टली उनके M ताहिर IG थे उस वक्त, तो उनको उन्होंने लिया, तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो फिर उन्हें हटा दिया गया। मेरा ख्याल है कि जब तक सियासी मुदाखलत पुलिस डिपार्टमेंट में ख़त्म नहीं होती, किसी भी डिपार्टमेंट में, मेरे ख्याल से मुजाहिद साहब कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब तक सियासी मुदाखलत को कम नहीं किया जाएगा या बिल्कुल ही ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे डिपार्टमेंट्स सही तरीके से खुद मुख्तार होकर काम नहीं कर सकते। मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और जराइम के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा फन और फनकार का, जिसमें हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के नामवर फनकारों से करवाते हैं। और फन से मुराद जज्बात का इजहार और उसके नतीजे में दिल को छू लेने वाली किसी तख्लीक का जन्म है। फनकार उन जज्बों को इजहार जो है अपना वो पेंटिंग के थ्रू, संगे तराशी, मुजस्मा साजी, मौसीकी, शायरी और रक्स वगैरह से करता है। आर्ट इंसानी तखय्युल के तजुर्बे का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है और दुनिया के इब्तदाई रिकॉर्ड हमें किताबों में लिखे नहीं मिलते, बल्कि वो पेंटिंग्स के थ्रू, मुजस्मों और मौसीकी में मुकीद मिलते हैं, जो हमें माजी की खोई हुई दुनिया का एक तस्वुर बनाने में मुआवनत भी फराहम करते हैं। चाहे एक पेंटिंग किसी ज़माने में पहने हुए लिबास के अंदाज को जाहिर करती हो या किसी मजहबी अकीदे को, आर्ट हमारे सामने पोशीदा या खोए हुए पहलू को जाहिर कर सकता है। आर्ट, आर्टिस्ट और मुआशरे में एक अहम ताल्लुक होता है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फनकारों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये दिन उन तख्लीकी अफराद को सलाम पेश करता है जो मुस्तकबिल के लिए आज का एक रिकॉर्ड छोड़ कर जाएंगे। और हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ फनकार मौजूद हैं जो इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं और मुआशरे में एक अपना जो पहचान भी बनाते जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त शाइमा उमर मौजूद हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं और जनाब नेशनल एंड इंटरनेशनली अवार्ड विन कर चुकी हैं। और उसके साथ साथ 15 से ज़ायद मुल्कों में जो उनके फ़न पारे हैं, जो उनकी पेंटिंग्स हैं, वो नुमाइश की गई है उनकी, और बहुत ज़्यादा दाद उन्होंने समेटी है। उनकी जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है पेंटिंग में या विजुअल आर्टिस्ट होने में कि वो वाटर कलर का इस्तेमाल करती हैं। और जब आप उनकी पेंटिंग्स देखेंगे भी ना, तो आपको लगेगा नहीं कि जनाब ये कितनी खूबसूरती के साथ और सिर्फ वाटर पेंट के साथ इसको पेंट किया गया है। तो उनसे मज़ीद बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो इस चीज़ में, इस फील्ड में आई हैं। शाइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शाइमा, एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आपका काम, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये वो वाटरी कलर हैं और इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होगा। कोई आम बंदे की बात नहीं है कि वो आराम से इस चीज़ को कर ले। सबसे पहले तो बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, किस तरह आप ये आई इस चीज़ में? शौक था, इंटरेस्ट था पेंटिंग्स करने में? जी, आपको जैसे पता है आर्टिस्ट तो बॉर्न आर्टिस्ट होता है। जो आर्टिस्ट बच्चे होते हैं वो अपनी स्कूल की बुक्स के ऊपर आर्ट बना रहे होते हैं, लेकिन होता ये कि जब भी आपको एक्सपोजर मिलता है, अच्छा टीचर मिलता है, मेंटोर मिलता है, तब आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करते हैं। तो मैं बहुत लकी थी जी, मेरे टीचर मिस्टर अली साजिद हैं जो सिंगापुर से वाटर कलर सीख कर आए हैं, एंड आई वाज लकी टू हैव हिम लाइक एज अ मेंटोर। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है, मैंने उन्हीं से सीखा। आपने इसको बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया। वाटर कलर इज़ अ वेरी चैलेंजिंग मीडियम। वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो डिफ़िकल्ट मीडियम है वो वाटर कलर है, बिकॉज जो पानी का फ्लो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और व्हाट दे से इज़ के वाटर कलर की पेंटिंग आपको कंट्रोल करती है, आप उसको नहीं करते, सो यू जस्ट गिव द कंट्रोल टू द पेंटिंग। तो इसलिए ये चैलेंजिंग भी होता है और मज़ा भी आता है, और इसके बाद फिर आपको कोई मीडियम अच्छा मिल तो आप शुरू से ही शाइमा जो वाटर कलर ही यूज़ करिए या ये बाद में आके फिर इसके ऊपर आप आई थी? मैंने स्टार्ट ही वाटर कलर से किया था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो पहले किसी और मीडियम में काम करता है समटाइम्स उसको वाटर कलर पे शिफ्ट करना मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैंने स्टार्ट इससे किया था। लेकिन एज एन आर्टिस्ट आपको हर चीज़ से फेमिलियर होना चाहिए, बाकी मीडियम जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन वाटर कलर ही क्यों, ये स्पेसिफिकली इसी के ऊपर क्यों एम्फसाइज किया आपने? जो भी आर्टिस्ट जो अपने लिए मीडियम चूज़ करता है वो उसकी नेचर के क्लोज होता है, नेचर के अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर कलर इज़ अ क्विक मीडियम, बट उसमें होता ये है कि आपके पास इतने एरर के चांसेस नहीं होते, आप उसको बार बार ठीक नहीं कर सकते, उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो एक चैलेंज आपने लेना होता है, तो उसमें फिर वो पानी का एलिमेंट आता है। सो मुझे लगता है आई एम वेरी क्लोज टू वाटर बॉडीज़ और वो सारा, तो जो पानी का एलिमेंट जहाँ भी आता है ना, वो उसका एक इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। क्योंकि मैं जितनी भी आपकी वो प्रोफाइल देख रही थी और पेंटिंग्स मैंने जितनी भी आपकी पिक्चर्स देखी है ना, उसमें पानी मुझे बहुत ज़्यादा नजर आया, आसमान बहुत ज़्यादा मुझे नजर आया। बिल्कुल ये चीज़ें तो इसके साथ कुछ ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप? बिल्कुल, इसका इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। असल में पानी जो है और स्काइज, ये दोनों चीज़ें फ्रीडम को डिपिक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल स्काई में लाइंस नहीं है, अगर आप आर्किटेक्ट बना रहे हैं, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपने एक लाइन को फॉलो करना है। सिंस आई डू बिलीव इन अल्टीमेट फ्रीडम, तो मुझे कि स्काई में बहुत फ्रीडम है
पानी में डेप्थ है, पानी का एक और इम्पैक्ट होता है, उसमें कलर्स होते हैं, बट अगेन पानी में भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो करते करते मुझे खुद बहुत अरसे बाद पता चला कि ये इस चीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि ये मेरे नेचर के भी क्लोज है। मतलब इसमें भी एक पूरी साइंस छुपी हुई है ना, पहले आपको उसको ढूंढना पड़ा, उसको समझना पड़ा। देखिए आर्ट आपको अपने आप से कनेक्ट कराता है, लाइक यू गेट कनेक्टेड टू योर सेल्फ व्हेन यू आर पेंटिंग, बिकॉज आपको बहुत सारी अपनी चीज़ों का भी नहीं पता होता। इट्स अ थेरेपी इटसेल्फ। और दूसरी बात आती है कलर्स की। जो कलर्स स्काई में होते हैं और जो पानी में होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे स्काई में ऑरेंज कलर है, इट्स अ कलर ऑफ होप, एक्साइटमेंट। और आपने अक्सर देखा होगा, लाइक हम दुआ भी मांगते हैं तो हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि ये आपको एक होप देती है। और पानी ट्रस्ट और डेप्थ की निशानी है। सो उसमें जो ब्लू कलर है, इट्स अ साइन ऑफ ट्रस्ट। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको वक्त के साथ समझ आती हैं। इनिशियली तो आपको खुद भी नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, until unless you get connected to yourself। Exactly। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आप अंदर से क्या हो वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही आप किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो शायमा, जो सबसे पहले पेंटिंग आपने बनाई कौन सी एज में बनाई? मैंने पेंटिंग का बहुत लेट सीखी। अच्छा। और बचपन में तो जाहिर है आई वाज 15 जब मैंने पहली पेंटिंग बनाई। और मुझे उस वक्त पता भी नहीं था पेंटिंग क्या होती है। मैंने सिर्फ ब्रश पकड़ा और बनानी शुरू कर दी। लेकिन प्रोफेशनली मुझे 10 साल हो गए हैं फील्ड में आए हुए। तो मैंने 10 साल पहले अपनी वाटर कलर की पेंटिंग बनाई थी। इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट पेंटिंग्स। उसमें क्या ड्रॉ किया था, क्या बनाया था उसके अंदर? उसमें जी मैंने ग्रीनरी बनाई थी, एक ब्रिज था और पानी था। अच्छा। तो दैट वाज अ क्लास जो कि मैं अपने टीचर से ले रही थी और मुझे खुद भी नहीं पता था मैं ये कर लूँगी। लेकिन जब मैंने किया तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं भी इतना अच्छा कर सकती हूँ। तो ये मेरा वो पहला सब्जेक्ट था जिसमें लाइक प्लांट्स और एक जंगल का सीन था जिसमें एक ब्रिज था। तो अभी जब आप पेंटिंग बनाने के लिए सोचती हैं तो क्या माइंड में क्या चीज़ें आती हैं? मतलब जैसे आपने ये बोट वाली कश्तियाँ बनाई हुई हैं, समंदर के अंदर हैं, तो ये क्या सोचा था कि मैं किस तरह बनाऊंगी इसको? देखिए पेंटिंग जो है ना, एक बनाना इतना टाइम नहीं लगता जितना उसकी कॉम्पोजिशन में टाइम लगता है। देखने में तो वाटर कलर एक क्विकली आप कर लेते हो, लेकिन समटाइम्स ये होता है, आपने सुना होगा आर्टिस्ट बड़े मूडी होते हैं। तो वो मूडी नहीं होते, वो 2-2 3-3 दिन इमेजिन कर रहे होते हैं उन्होंने करना क्या है। वो लिटरली आपको एक ड्रीम्स में आ रहा होता है कि यार मैंने ये कलर डालने, वो कलर डालने। अब फॉर एग्जांपल ये बोट है, ये बोट तो मैंने रेफरेंस के लिए ले ली, ठीक है। बोट्स तो हर जगह पे हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ ड्रामा ऐड करना है, कुछ अपनी मर्जी से कलर्स ऐड करने हैं। तो फिर मैं सोच रही थी मैंने क्या करना है। तो समटाइम्स आई वर्क फॉर आवर्स एंड समटाइम्स उस थिंकिंग का एक प्रोसेस चल रहा होता है। स्पेशली जब आपने ओरिजिनली लाइक स्क्रैच से क्रिएट करी हो कोई चीज़। तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं उसके ऊपर चीज़ें तारी होती है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आपको भी ये चीज़ें आती है ऐसे ही? इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते ना। लाइक आपने जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे, मेरा कोई भी एक भी आर्ट पीस नहीं जो मैंने कहीं से भी कॉपी किया। अच्छा। तो अगर मैं आपको एक स्क्रैच में पेपर देती हूँ और मैं कहती हूँ ड्रॉ समथिंग, तो देयर आर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज जो आती हैं। आप ये सोचोगे यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए, कॉम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए। तो वो वाली चीज़ें सारी आपको ना एक और दुनिया में जाना पड़ता है, लिटरली कहीं और से क्रिएट करनी पड़ती है, फिर ही जाके आप और आप एंजॉय भी उसी चीज़ को करें। एग्जैक्टली। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी और भी बातें हैं जो शाइमा के साथ हमने करनी है और एक और गेस्ट से भी आपको बुलाना है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है या डढ़ी इश्क आतिश लाई वे, या डढ़ी इश्क आतिश। इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, थी गदा कर मस्त करेंदा, थी गदा कर मस्त करेंदा। गति गति शाम आई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई वे, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई वे। यार सानू
वे दो सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है या डाढ़ी इश्क आतिश। हुल हुला के इश्क जो आया, हुल हुला के इश्क जो आया, सुफने दे विच मिलिया माही, ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ ना जावां। हुल हुला के इश्क जो आया, हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया, था था नाच नचाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई वे, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई वे यार सानू, वे दो सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई वे, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। क्या बात है जनाब, बहुत बहुत अच्छा मोहसिन आपने गाया है। और जिस तरह मैं आप लोगों से बात करी थी कि ब्रेक के बाद हमें एक और जो गेस्ट है ज्वाइन कर चुके हैं, मोहसिन फयाज हैं, गुलकार हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है मोहसिन आपकी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने गाया है। तो मोहसिन, आज फनकारों का दिन मनाया जा रहा है, आज उनको आलमी तौर पर जो है ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है कि जितने भी फनकार हैं, माजी में भी हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई अपनी छाप छोड़ के जाते हैं दुनिया में। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मैं एक सूफी सिंगर हूँ। बेशक, बिल्कुल, आप भी फनकार हैं। मेरा ताल्लुक बेसिकली पाकपतन से है, बाबा साहब के दरबार से। उसके अलावा कलर शरीफ से भी मेरा जो है ना ताल्लुक है। अच्छा। शकरगढ़ में है। तो उस हवाले से मैं ये है कि मैं सूफी जो है ना योनर है, इसमें अपना जो है ना वो कोशिश है कि इसमें कुछ नया करने की कोशिश करूं। और कितने साल हो गए इस चीज को आपको परस्यू करते हुए? मैंने ये स्कूल से स्टार्ट किया। अच्छा। स्कूल से ही सीखा है। तब से जो है ना मेरा शौक बना हुआ है और अब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब फनकार तो कुछ भी हो सकता है ना। जिस तरह हम शाइमा से बात कर रहे थे, उनकी जो फनकाराना सलाहियतें हैं वो है पेंटिंग्स के अंदर है, उनकी मौसीकी जो है वो फनकाराना सलाहियत में आती है। तो ये कुछ भी हो सकता है, आप जो किसी भी चीज में जा सकते हैं, आपके अंदर का जो फन है ना वो जिंदा होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको कैसा लगा शाइमा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं यही आपको कहने वाली थी कि हमने आर्ट को लिमिट नहीं करना। हाँ, ठीक है, एक बच्चा जो क्रेयॉन से खेलता है, एक जो डांसर है, किसी बहुत बड़े हॉल में डांस कर रही है, एक आर्टिस्ट है, एक विजुअल आर्टिस्ट है, ठीक है, एक सिंगर है, ये सब आर्ट की एक फॉर्म है। तो उसकी जो स्पिरिट है वो वही है, इसमें कोई एग्जैक्टली मतलब हम स्पेसिफिकली किसी चीज को नहीं कह सकते कि यही आर्ट है, वो इसके अपनी तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज का डिफरेंस है, लेकिन जब आर्ट की फील्ड आती है, सिंस मैं टीचिंग में भी हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ मीडियम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कम्युनिकेट कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक अनसेड वर्ड्स हैं आर्टिस्ट की तरफ से। तो मेरे ख्याल से शायद एक और फिर सुन लिया जाए। जी जी, बहुत खूबसूरत, क्या सुनाएंगे? ब्यूटीफुल। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख आजा वेख मेरा इंतजार, आजा इंतजार आजा। क्या बात है जनाब, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, मैं मोहसिन ये जानना चाहती हूँ फनकारों के हवाले से, ये आप शाइमा आपसे भी क्वेश्चन होगा कि जो स्टेटस उनको मिलना चाहिए, जो पजीराई फनकारों को मिलनी चाहिए, एक आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? वैसे तो आप यू आर
टू यंग, लेकिन अभी भी आप कुछ देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे, क्या उनको वो चीज़ें मिलती है, वो पजीराई, वो स्टेटस उन्हें मिलता है? एक वक्त आता है जब उन्हें मिल जाता है। अच्छा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक फेज़ होता है, उन्हें वो जो है ना वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो एक वक्त आता है, मेरे ख्याल में मिल जाता है जो भी अगर कोई डिजर्व करता है उसे जरूर मिलता है। आप क्या कहेंगी शाइमा? जी, मैं इनसे एग्री करती हूँ। आपका आर्ट अगर ओरिजिनल है, ठीक है, आपने कहीं से कॉपी नहीं किया, आप जेन्युइन आर्टिस्ट हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिल जाता है। लेकिन आर्ट की अवेयरनेस सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करती हूँ। अब हमारा कल्चरल वो होता है, तो मुझे लगता है आर्टिस्ट की ड्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं होती। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिसमें जहाँ हमें सपोर्ट चाहिए, मैं तो सबको आर्टिस्ट कहती हूँ, आप लोग भी आर्टिस्ट हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं से आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। तो लोगों को गाइड करना, गैलरीज को बताना, और उसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पाकिस्तान में लैग करती है कहीं ना कहीं ये चीज़। लोग आई होप विद टाइम यहाँ पे कुछ इंशाल्लाह। अच्छा मोहसिन, आगे का क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, हमारे साथ शेयर करेंगे? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैं अपनी कॉम्पोजिशंस बना रहा हूँ। अच्छा। उन पे काम कर रहा हूँ। और उसमें जो है ना आप कह सकते हैं कि खुद से ही होता है वो सब। हाँ, ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना मुझे अपनी पोइट्रीज देते हैं। ठीक है, तो उस पर एक देख लें कि जैसे हालात चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जो है ना वो एक टाइम निकालना पड़ता है। फिर ये आर्ट में ये होता है कि आप प्लान नहीं कर सकते। एक वक्त होता है, जब वो वक्त आता है तो फिर आप पे वो जो चीज़ें जो है ना ऊपर से आती हैं, वो तारी हो जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, चलें जी, ये ज़रूरी होती है। मोहसिन फयाज हमारे साथ मौजूद थे और शाइमा उमर हमारे साथ मौजूद थी। मोहसिन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि जाते जाते एक और आपसे हम लोगों ने कलाम सुनना है। शाइमा, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और दोनों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और क्या इसी तरह आप अपना नाम बनाते जाए। तो जनाब मुझे इजाज़त दीजिएगा, जाते जाते मोहसिन से एक और कलाम सुनते जाइए। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते। हमोर बुलबुल बेताब, हमोर बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, आरज़ू पयाम बर नाम यस्सर हुआ तो खूब हुआ, पयाम बर नाम यस्सर